हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे वंडरफुल सी क्लास में। आज की दोस्तों क्लास में हम हमारे कक्षा 10वीं का मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का जो है लेक्चर नंबर 2 हम लोग जो है करने वाले हैं। पिछले क्लास के अंदर दोस्तों हमने 4.1 जो है लगभग निपटा दी है। उसका जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पूरा समाप्त कर दिया है, ठीक है। और साथ में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से इसका व्यापक रूप होता है ना। तो चलिए मैं आपको एक क्विक रिकैप करवा देता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों सबसे पहली चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी जो हमारा द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों हमने पढ़ा था। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप भी आप कह सकते हो दोस्तों। तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण को जो है लिखा जाता है या आप लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमने एक चीज ये पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों जो हमारी प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 4.1, जो कि पूरी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन जो दोस्तों था हमने जो कल पढ़ा था उस पर दोस्तों जो है निर्भर करती है, उस पर ही दोस्तों डेडिकेटेड है। तो उसका भी दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों आपको सिर्फ पहचानना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि जिसकी घात किसी भी समीकरण की अगर मैक्सिमम घात यानी चर की अधिकतम जो घात है वो अगर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें से दोस्तों दो जो है मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, ए जो वाला हमने बताया था आपको ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वो वाला जो है फॉर्मूला इसमें लगेगा। सबसे पहला दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एंड प्लस 3ab², ठीक है। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इसको माइनस वाला लिखना चाहें फॉर्मूला, तो माइनस वाला भी आप लिख सकते हैं। सेम एज इट इज है दोस्तों, बस थोड़ा सा यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, और ये भी जो है हमारा माइनस हो जाएगा, बाकी सारे जो है प्लस में रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है करते हैं प्लस माइनस वाले। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला करवा देता हूँ, ये वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका हल। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हमें x प्लस 2 का होल क्यूब है, जो कि बराबर है 2x और x² माइनस 1 के मल्टीपल का। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ से इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे जब, तो किस प्रकार से खोलेंगे हम लोग, x³ प्लस यहाँ पे दोस्तों 2 का क्यूब दे रखा है प्लस 3 एज इट इज रहेगा। a की जगह दोस्तों हम लोग लिखेंगे x², b की जगह दोस्तों हम लोग लिख देंगे क्या 2, इस प्रकार से। फिर प्लस करके दोस्तों यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा। a की जगह दोस्तों हम लोग लिख देंगे x और b की जगह हम लोग लिख देंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर। और बराबर में दोस्तों इधर हमें क्या दे रखा है, इधर अगर हम लोग इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x³, ठीक है। 2x को अगर x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, माइनस 2x को अगर हम लोग 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इस प्रकार से। और आगे इसको हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ों को इधर ले आओ, तो ये वाला जो पद हैं ये जितने भी हैं ये तो एज इट इज रहेंगे। इसको मैं सेम एज इट इज यहाँ से यहाँ कॉपी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। उसके बाद दोस्तों इधर वाला अगर ये 2x प्लस का इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ माइनस का, और इधर वाला जो है ये भी हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा दोस्तों 2x, बराबर उधर बचेगा दोस्तों 0। अब इन सबको सोल्व करो आप। चलो एक बार इनको सरल और कर देता हूँ मैं, x³ और 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, प्लस ये देखिए 3 और 2 ये मिलकर हो जाएंगे 6x² प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौक 12x दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे, माइनस का 2x³ दोस्तों यहाँ दे रखा है हमें, और प्लस का यहाँ पे 2x हमें दे रखा है, बराबर में दोस्तों 0 है। चलिए अब इनको जो घट रहे हैं उन्हें घटा देते हैं फटाफट। तो देखिए
एक्स क्यूब हमारा एक्स क्यूब वाले से घटेगा, तो एक्स क्यूब जो है हमारा माइनस का 2x क्यूब से घटेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का एक्स क्यूब प्लस। उसके बाद दोस्तों जो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर को दोस्तों हम लोग घटा देते हैं, तो किससे घटाएं इसको, इसको स्क्वायर वाला कोई दूसरा है नहीं है, दूसरा स्क्वायर वाला, तो दोस्तों 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस एक्स वाला देख लो। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का 2x दे रखा है, यहाँ पे भी प्लस का 12x दे रखा है, दोनों मिलकर दोस्तों 14x हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए बचा है हमारे पास ये और ये बचा है, ठीक है, ये तो हमने सेटल कर दिया, ये भी सेटल कर दिया, बचा है सिर्फ ये, तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं बचे हुए को, प्लस का 8 बराबर 0। तो क्या दोस्तों ये समीकरण जो आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पर, क्या ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इसका कारण भी यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। किस प्रकार से कारण लिखेंगे आइए बताता हूँ आपको। दोस्तों अब यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, चूंकि हमारा जो समीकरण है, दिया गया समीकरण की जो भी घात है, समीकरण की अधिकतम घात जो है दोस्तों वो 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो इसलिए हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण जो है हमारा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये हमने लिख दिया रीजन। और दोस्तों सेम एज इट इज आप ये वाला भी कर सकते हो। इस वाले में आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हो फॉर्मूला और इसको सेटल करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आज के लिए आपके लिए होमवर्क हैगा। बाकी दोस्तों अगला जो दोस्तों प्रश्न है, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 2, वो हम लोग दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। इसमें दोस्तों टोटल 4 अलग अलग भाग दे रखे हैं। पहला भाग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस प्रकार से दोस्तों इसमें 4 अलग अलग भाग दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से इसको जो द्विघात समीकरण होता है उसके रूप में आपको इसको निरूपित करना है। उसके बाद दोस्तों आगे का जो दोस्तों काम है वो आपको नहीं करना है, हल नहीं करना, सिर्फ आपको निरूपित करना है। ये आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है लेकिन वो यहाँ पे शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। खैर दोस्तों हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे रखा है। क्षेत्रफल दोस्तों हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटरों में हमें, और चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक है, ठीक है। मतलब जो लंबाई है क्षेत्रफल की वो चौड़ाई से हमारी 2 गुनी है, ये हम लोग कह सकते हैं। 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुनी नहीं है दोस्तों, 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना ही नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ इसका जो द्विघात समीकरण होता है वहां तक हमें ले जाके छोड़ देना है। अभी हमें हल नहीं करना है इस पूरी प्रश्नावली में। तो चलिए इसको फटाफट से ले जाके छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे कि माना जो हमारी लंबाई है, माना क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, पूरा, या भूखंड लिख देता हूं मैं, यहाँ पे भूखंड लिखा है तो मैं लिख देता हूं माना भूखंड की लंबाई। दोस्तों भूखंड की जो लंबाई है उसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग भूखंड की चौड़ाई अगर हम लोग देखें, तथा भूखंड की चौड़ाई, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा प्रश्न में कि जो चौड़ाई के 2 गुनी है। अच्छा दोस्तों लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है, तो अगर हम लोग दोस्तों चौड़ाई को अगर हम लोग x माने, यहाँ पे अगर मैं चौड़ाई को x मानूं, तो यहाँ से जो हमारी लंबाई है वो हमारी क्या निकल के आएगी दोस्तों, लंबाई हमारी निकल कर आएगी 2x, यानी कि जो चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुनी और प्लस में 1। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों लंबाई हमने ये रख ली, मतलब चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई हमारी ये होगी। देखिए यहाँ पे दे रखा है चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी चीजें बन गई यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब मेरी वीडियो देखने वाला हर छात्र को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भूखंड होता है या आयताकार है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, सबको मालूम होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर
यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 500, क्षेत्रफल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल, ये दोस्तों होता है। तो लंबाई दोस्तों हमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमें 2x+1 गुणा चौड़ाई दोस्तों हमें दे रखी है x, बराबर यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों अभी हम मीटर स्क्वायर को जो है इग्नोर करते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो सिंपली, तो 2x² हो जाएगा, और इसका जब आप इससे करोगे तो +x हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमें दे रखा है 528। यहाँ तक दोस्तों आप लाकर इसको छोड़ दो, यहीं तक ही दोस्तों हमें करना था, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना सा दोस्तों काम इसमें करना है आपको, सिर्फ आपको इस प्रकार से जो है समीकरण बनाकर छोड़ देना है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, बस आपने समीकरण बना दी, समीकरण बनाने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। बाकी का जो है काम हम लोग जो है अगली प्रश्नावली जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग जो है उसके क्वेश्चंस में करेंगे, इसमें सिर्फ यहीं तक ही ले जा आकर छोड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे दोस्तों दो क्रमागत, ठीक है, यहाँ पे पूछा हमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारा ये है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत गुणनफल, सॉरी दोस्तों, क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक दोस्तों क्या होते हैं, देखिए अगर आपसे कोई भी क्रमागत पूर्णांक पूछे, ठीक है, धन पूर्णांक यहाँ पे अगर आपसे पूछे, या आपसे पूछ ले दोस्तों क्रमागत समपूर्णांक, ठीक है, ये आपसे पूछ ले, या आपसे पूछ ले दोस्तों क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक। तो इसमें हम लोग दोस्तों क्या क्या करते हैं, इन दोनों तीनों केस में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तो सिर्फ हमें क्रमागत पूर्णांक पूछा है, अगर आपको ये भी पूछ ले तो आपको याद रहे। क्रमागत पूर्णांक दोस्तों अगर हम लोग लिखना चाहें तो किस प्रकार से होता है, देखिए अगर हम लोग 2 लें तो 2 के बाद 3 ले लो, मतलब एक के बाद एक आने वाले पूर्णांक, ठीक है। 12 ले रहे हैं तो 12 के बाद 13 आता है। अगर आप 14960 ले रहे हो, ठीक है, कोई भी मैंने रैंडम से ले लिया है, तो अगला जो पूर्णांक आएगा वो आएगा, ये आएगा दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अगर हम लोग x के रूप में लिखें, तो अगर हम लोग x लेते हैं तो हम लोग अगले वाला जो है वो हमें लेना पड़ेगा x+1। अगर हम लोग x लेते हैं तो दूसरा लेना पड़ेगा x+1। तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्रमागत पूर्णांक हम लोग ले सकते हैं। क्रमागत सम पूर्णांक दोस्तों हमें लेना है, तो सम पूर्णांक मतलब कि एक के बाद एक आने वाला सम पूर्णांक, जैसे 2 के बाद आता है सम 4, ठीक है, 8 के बाद आता है सम 10। तो इसमें दोस्तों क्या संबंध है आपस में, तो इसमें दोस्तों आपस में ये संबंध रहता है कि अगर हम लोग सम पूर्णांक पहले वाला x लें तो दूसरे वाला दोस्तों x+2 होता है। विषम में भी दोस्तों सेम कहानी रहती है, क्योंकि विषम अगर हम लोग 9 लें तो 9 के बाद दोस्तों अगला विषम 2 के बाद आता है, यानी कि 11 आता है। तो विषम में भी दोस्तों सेम कहानी रहती है, तो विषम में भी अगर आप लोग x मानो तो अगले वाला x+2 हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से रफ का काम है, ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है इनके बारे में एक ब्रीफ देने की कोशिश की है। इसको मैं सिंपल सा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है सॉल्यूशन यानी हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो हमें कुछ चीज़ें मानना होती हैं, कुछ चीज़ें हमें मानना पड़ेंगी। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना पहला क्रमागत पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं। पहला पूर्णांक दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पहला पूर्णांक दोस्तों यहाँ पे x मान लेते हैं, तथा दूसरा पूर्णांक दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर पहला हमने x माना तो दूसरा पूर्णांक आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों x+1, ठीक है। हमें दोनों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, दिया क्या है, हमें दे रखा है दोस्तों गुणनफल, जो कि दे रखा है हमें 306। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि x का गुणा कर देंगे हम लोग x+1 में, तो हमारा आ जाएगा 306, ठीक है। तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई से होगा तो x² प्लस x का 2 से होगा तो 2x बराबर दोस्तों 306।
आप लोग चाहो तो इसको पूरे को इधर ले आओ व्यापक रूप में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 306 बराबर 0। ये दोस्तों आपका बन गया द्विघात समीकरण। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसको व्यापक रूप में लेकर नहीं आया हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा ले आता हूँ व्यापक रूप में, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। बस व्यापक रूप में लाने के लिए आपको जो है उधर 0 करना है किसी भी तरह से, तो आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 528 और बराबर में 0। ये दोस्तों आपका व्यापक रूप में आंसर होगा द्विघात समीकरण का, ठीक है। यहां तक आपको लिखना है इसको, ठीक है। ये भी दोस्तों हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं सिंपल सा हल कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, अगर उसका उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु निकलेगी उसका गुणनफल करोगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें जो है द्विघात समीकरण निरूपित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, चलिए मैंने आपको क्या बताया, एज वाले क्वेश्चन जब भी आए, जब आपको एक टेबल हमेशा बनानी होगी। टेबल किस प्रकार की होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक टेबल बना ली है। अब यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, एक तो दे रखी है यहाँ पे रोहन और एक हमें दे रखा है रोहन की माँ, ठीक है। रोहन और रोहन की माँ हमें दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर आती है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु दोस्तों यहाँ आ जाएगी। उसके बाद एक यहाँ पे स्थिति दे रखी है 3 वर्ष पश्चात की आयु, तो यहाँ पे मैं 3 वर्ष पश्चात लिख देता हूँ आयु। किस प्रकार से दोस्तों इसको भरा जाता है, तो देखिए रोहन की वर्तमान आयु, पिछले में हम लोग दोस्तों क्या करते थे, एक को x मान लेते, एक को y मान लेते, लेकिन इसमें वर्तमान आयु हमें दे रखी है 26 साल बड़ी। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो हम लोग सिंपल सा इसको रोहन की अगर आयु को हम लोग x माने तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। इस प्रकार से, क्योंकि इसमें एक ही चर रहता है दोस्तों, द्विघात समीकरण में एक ही चर रहता है। उसके बाद दोस्तों 3 वर्ष पश्चात आयु, अगर हम लोग 3 वर्ष पश्चात अगर हम लोग आयु निकालें तो इसकी तो हो जाएगी दोस्तों x प्लस 3 और इसकी दोस्तों हो जाएगी 6 प्लस 26। मतलब कि कुल मिला के दोस्तों इसमें 3 ज्यादा कर दो आप, तो 26 की जगह आप एक काम करो, x की जगह x में 26 और 3 दोस्तों 29 जोड़ दो यहाँ पे, तो ये 3 वर्ष बाद की आयु निकल गई। तो 3 वर्ष की बाद की आयु निकल गई। तो इस टेबल को दोस्तों हम लोग यहाँ पे जमा देते हैं। ये टेबल आपको हमेशा बनानी है। ये हमने तीसरे चैप्टर में दोस्तों बहुत बनाई है हमने टेबल, ठीक है। अब क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि दोनों की 3 वर्ष वाली आयु है, यानी 3 वर्ष बाद की दोस्तों ये आयु बनेगी। क्या है दोस्तों, एक तो होगी x प्लस 3, इसका अगर हम लोग गुणा कर दें x प्लस 29 से, तो यहाँ पे जो हमारा हल आएगा वो आएगा 360। बस दोस्तों इसको आप सरल कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस यहाँ से दोस्तों x का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 29x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 दोस्तों मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। 87 आ जाएगा बराबर दोस्तों 360। एक्स स्क्वायर तो दोस्तों एज इट इज रहेगा, 29x और 3x मिलकर हो जाएंगे दोस्तों 32x प्लस का दोस्तों यहाँ पे 87 है। इधर से दोस्तों 360 को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 0 हो जाएगा इधर। तो दोस्तों फाइनल आंसर हमारा इस लाइन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, देखिए 360 में से आप 87 घटा दो, क्या आ रहा है देखो, 360 में से 87 घटाओ, मेरे हिसाब से 273 ये आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप और एक बार चेक कर लेना इसको सही है या गलत है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो दूसरा क्वेश्चन है उसके 3 भाग निपटा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से क्लियर ही होगा किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हमारा 4.2 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि ये है। सभी दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे और जितनी भी प्रश्नावली अभी तक मैंने करवाई है सभी के अंदर जो पहली प्रश्नावली होती है उसके सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने दे रखा है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। तो एक रेलगाड़ी दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और अगर इसकी जो चाल है, जो अभी फिलहाल चाल है इसकी समान चाल, उसमें अगर इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो इसको जो दूरी जो तय कर रही है ये, इसको तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, देखिए समझिए जरा। इसमें दोस्तों सिर्फ एक ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर इसकी चाल 480 किलोमीटर दूरी ये जो है अभी जो तय कर रही है वो किसी चाल से कर रही है, और इसको कोई दोस्तों जो है इसको टाइम लग रहा है पहुंचने में। अगर हम लोग दोस्तों इसकी चाल अगर कम कर दें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगे। तो अब हमें इसके लिए सूत्र जो है हमें निरूपित करना है। किस प्रकार से होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो जो चीज दे रखी है उनको आप लिखिए। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, दिया है, ठीक है। दूरी दोस्तों हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, तो दूरी हमें दे रखी है यहाँ पे 480 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चाल, सबसे पहला अगर हम लोग इसकी चाल को समान चाल मान ले, ठीक है, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे इसकी समान चाल। तो अगर हम लोग इसकी जो समान चाल है उसको अगर x मान ले, तो हम लोग लिख देते हैं माना समान चाल को अगर हम लोग मान लें x, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर होती है, वैसे इसका यूनिट के साथ लिख देते हैं मैं। तो मैंने सिंपल सा इसको मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक समय भी निकालना होगा। तो दोस्तों समय अगर हम लोग निकालें, ठीक है, समय को अगर हम लोग t करके अगर हम लोग इसको निकालना चाहें, तो देखिए दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इस समय को इधर ले जाओ और इस चाल को इधर ले आओ, मतलब कुल मिला के आपका समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे चाल, ठीक है। ये वो फॉर्मूला आपका होता है दूरी बटे चाल। तो आप अगर इसको सिंपल सा यहाँ पे लिखना चाहें, इस फॉर्मूले को सिंपल सा मैं इतने को सिर्फ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। समय बराबर दोस्तों होगा दूरी बटे चाल, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो दोस्तों इसके अनुसार जो अब हमारी चाल है वो हमारी क्या निकल के आएगी, दूरी दोस्तों दे रखी है 480 बटे चाल दोस्तों हमारी है x, जो कि अभी हमने मानी है। तो ये हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये कह रहा है, हमने समय निकाल लिया, चाल निकाल ली, दूरी तो हमें दे ही रखी है। तो अब हमें ये कह रहा है अगर इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम लोग घटा दें, यानी कि अगर हम लोग चाल अगर हम लोग कर दें x माइनस 8, ठीक है, 8 हमने घटा दी, इतने जो है हम लोग किलोमीटर प्रति आवर इसको कर दें। और दोस्तों दूरी क्या दे रखी है, तो जो समान दूरी है, यानी कि दूरी तो वही रहेगी हमारी 480, लेकिन इसका जो t है, जो समय है, वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो हमारा t है वो हमारा क्या लगेगा दोस्तों, t हमारा जो है 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो अभी लग रहा है समय दोस्तों जो अभी लग रहा है उससे जो है 3 घंटे जो है ज़्यादा लगेगा, इस प्रकार से। तो चलिए इसको अगर हम लोग लिखें तो देखिए समय बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, t प्लस 3। तो दोस्तों देख सकते हैं t हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। समय दोस्तों अगर हम लोग इस वाली चाल के लिए समय निकालें तो वो दोस्तों क्या आएगा, इसी फॉर्मूले से दोस्तों वो आ जाएगा। समय क्या है दोस्तों, तो समय हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो इस बार दोस्तों हमें दूरी दे रखी है यहाँ पे 480, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 हमारी इस बार हो गई x माइनस 8, इस प्रकार से लिख देते हैं। t दोस्तों हमने एक पहले वाला निकाला था, तो पहले वाला था दोस्तों 480 बटे x, इसी प्रकार से दोस्तों प्लस 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको बना लिया। अब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, इस प्रकार से यहीं पर इसे हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस 480 को अगर मैं इधर लूँ तो ये दोस्तों हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा 480 बटे x, उधर दोस्तों रहेगा बराबर में 3। अब आप सिंपल से क्या करो, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर आप इसको जो है एलसीएम लेकर आप इसको हल कर लो। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो ये पहले, चलो एलसीएम लेने से पहले क्या करता हूँ, इस 480 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको मैं जो है कॉमन निकाल लेता हूँ। बचेगा यहाँ पे x माइनस 8 और माइनस में 1/x, ये दोस्तों बच जाएगा यहाँ पे।
अब दोस्तों क्या करेंगे, चलो इसको काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको हल करते हैं। इसको मैं सिंपल सा ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके, एक पेज ऐड करके यहाँ पे दोस्तों इसको ले आता हूँ मैं। अब यहाँ से आप देखिए दोस्तों, ये जो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 480 तो दोस्तों बाहर ही रहेगा, अंदर दोस्तों ये हो जाएगा x, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस का x माइनस 8 बटे में दोस्तों हो जाएगा x माइनस 8 और x, ये दोस्तों हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 3 है। इतना दोस्तों अभी तक हमारा हो गया। आप सिंपल सा क्या करो, आप ये जो 480 है इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस 8 बटे में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा और माइनस का 8x, ये दोस्तों इधर हो जाएगा। और इस 480 को हम जो है उधर ले गए यहाँ पे, तो ये दोस्तों माइनस का हो जाएगा, तो ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/480 दोस्तों ये हो जाएगा। हम लोग इसको जो है काट सकते हैं आराम से, 3 से 480 चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 1 और उसके बाद 6, 16 बार में दोस्तों यहाँ पे हमारा 160 बार में दोस्तों ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/160 फाइनली। अब आप क्या करो, एक काम करो, आप ये देखिए ये और कुछ कट रहा है क्या, तो ये भी काट दो। देखिए यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, ये भी कट जाएगा आराम से। तो अब सिंपल सा जो भी चीज आ गई उनको आप लिख लो। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 8 160। ठीक है, ये उधर जाएगा, यहाँ तो 8 बचा है, उसके बाद इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन ही रहती है यहाँ पे। तो अगर हम लोग 16 का 8 में करें तो ये हो जाएगा हमारा 16 का, अगर दोस्तों हम लोग 8 में करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 छंग 48। ठीक है, 48 का 8, यहाँ पे हम लोग 4 ले लेंगे, 8 एकम 8 और यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के दोस्तों 1280 दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1280 और बराबर में दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सिंपल सा व्यापक रूप में लाने के लिए आप इसको ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एज इट इज रहेगा, इसको सिर्फ हम लोग उधर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा माइनस का 1280 और बराबर में 0 हो जाएगा, और यही हमारा दोस्तों जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको हल करना है, स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों चलेंगे इस प्रकार से, तो आपका बहुत ही आसानी से ये वाला जो है हल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मेन काम क्या है दोस्तों, मेन काम है यहाँ तक पहुंचना। कहाँ तक, यहाँ तक एक बार आप पहुंच गए तो फिर तो सारी बेसिक कैलकुलेशन ही रहती हैं, जो कि हम संडे के दिन एक आपका अलग से बनाएंगे। जिनको इसमें आफत आती है इस चीज में, तो उनके लिए मैं अलग से बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को आपको जो है एक बेसिक कैलकुलेशन की आपको दिख जाएगी, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ क्लास 10th मैथ्स। ये दोस्तों आप एक वंडरफुल सा हम एक सेशन आपके लिए बनाने वाले हैं। इस सेशन में दोस्तों आपको तमाम चीजें, ठीक है, मतलब प्लस माइनस से तो लेके आपको जो है एडवांस लेवल तक जो कैलकुलेशन में चीजें हमें काम आएंगी क्लास 10th में, वो हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो ये आप जो है मिस मत करना। और जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, जिन छात्रों को या जिन छात्राओं को, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को आती है, तो वो यहाँ पे दोस्तों संडे के दिन जरूर देखना है इसको। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, 4.1 का लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो अब तो दोस्तों ये उदाहरण बचे हैं, तो ये उदाहरण मेरे हिसाब से आप कर ही सकते हो। मैं आपको इन्हें होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, उदाहरण है दोस्तों ये तो, ठीक है। तो ये भी मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ दोनों, एक ये उदाहरण है, एक ये उदाहरण है। इसमें भी दोस्तों सेम एज इट इज आपको सिर्फ समीकरण तक यहाँ तक बनाना है और छोड़ देना है, ठीक है। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन तो ये हल करवा दिए, और पुराना मैंने होमवर्क भी जो था आपको दिया था वो भी मैंने हल करवा दिया। तो आज के अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी अगर देखें क्या क्या करा दोस्तों आज हमने, तो आज हमने होमवर्क वाले क्वेश्चन जो मेरे थे, होमवर्क वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन। और जो है हमारा जो प्रश्नावली 4.1 है दोस्तों, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बचा हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। कुल मिला के दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो जो प्रश्नावली 4.1 थी, जो कि पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन पे दोस्तों बेस्ड थी, तो ये हमने आज जो है कंप्लीट कर ली है। और कल से दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 यानी कि इसको गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली तो बेसिक इंट्रोडक्शन पे थी। अगली जो रहेगी 4.2, उसके अंदर हम लोग जो है इसके जो गुणनखंड विधि होती है एक, उस गुणनखंड विधि से इसको सिंपल सा हल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो 4.3 होगी उसमें एक मूलों की प्रकृति निकालना होगी हमें श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करके, और उस पर पूरी जो है बेस्ड रहेगी। आसान दोस्तों चैप्टर है, मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है अपनी जो भी है अपना मैंने आपको बताया था इसको रिवीजन हमें करना है, तो रिवीजन क्लासेस, वन शॉट क्लासेस हम लोग चलाएंगे 1 हफ्ते तक, तो वो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। अपने डाउट जो है, जो भी आपको डाउट आ रहे हैं वीडियो से रिलेटेड, आप उसको कमेंट पे सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उन्हें सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देखी है दोस्तों, तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ तक दोस्तों पहुंच पा रहा है ना, वो मेरे हिसाब से 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आप पहुंचोगे जब भी आपको पता चलेगा कि कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में। तो आपका अगर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट है या कुछ चीज आपको सही गलत लग रही हो या फिर आपका कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों शेयर तो आपको करना ही है आपको फ्रेंड्स को, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपके सपोर्ट के लिए ही दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सब चीज़ें फ्री हैं, आपने देखा सभी चीज़, नोट्स वगैरह सब में जो है फ्री में दे रहा हूँ। फ्री जो नोट्स हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ मैंने जैसे कि आप देखना सभी चीज़ फ्री है, तो सिर्फ एक सब्सक्राइब ही, तो दोस्तों आपको एक सब्सक्राइब की मांग है, तो आप ये कर दीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।